Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. Political Processes की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पार्था चैटर्जी की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। पार्था चैटर्जी का जन्म 1947 में कलकत्ता में होता है। ये फॉर्मर प्रोफेसर हैं ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कहाँ पे? सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज, जो कि कलकत्ता में है। करंटली प्रोफेसर हैं ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड साउथ एशियन स्टडीज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं किसके? सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव के। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव है क्या, तो ये एक स्कॉलर्स का ग्रुप है जो कि हिस्ट्री को दोबारा से पढ़ते हैं जाकर, लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज ग्रुप्स इन साउथ एशिया। ठीक है, तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनके नजरिए से जो जाके है ये हिस्ट्री को एक बार क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड थे ये किस से? मार्क्सिस्ट थ्योरी से एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज से। इनका जो काम है वो मेनली फोकस करता है नेशनलिज्म पे, कोलोनियलिज्म पे, मॉडर्निटी पे, स्टेट पावर पे एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया पे। आज इस वीडियो में हम जिन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये मैंने समरी नोट्स की तरह आपको ये टेबल प्रोवाइड करा है। आगे जो मैं पढ़ाऊंगी वो थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, बट अगर आपको एग्जाम से पहले 5 मिनट पहले अगर रिवाइज करना है तो ये जो पेज है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पॉलिटिकल सोसाइटी वर्सेस सिविल सोसाइटी में क्या कहते हैं हमारे पार्था चैटर्जी, आइए वो पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न 2004 में जो अपना वर्क लिखा उसमें दिया। सिविल सोसाइटी में वो बात करते हैं कि सिविल सोसाइटी बनी होती है अर्बन मिडिल क्लास से, एजुकेटेड एलीट से और फॉर्मल सिटीजन से। ये वो लोग हैं जो कि लीगल राइट्स, लॉज और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का यूज करते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस में कोर्ट्स हो गए, पार्लियामेंट होगी, ब्यूरोक्रेसी हो गई। स्टेट इनको प्रॉपर सिटीजन्स की तरह देखता है और ट्रीट करता है। सिविल सोसाइटी रिफ्लेक्ट क्या करती है? कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है और स्टेटस को के आइडिया को ये लोग सपोर्ट करते हैं। अब स्टेटस को का आइडिया क्या होता है कि जो एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर है, जो करंट टाइम पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ये उनको जो है वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। और ये लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब सिविल सोसाइटी में कौन इंसान आएगा? फॉर एग्जांपल एक मिडिल क्लास का एक आदमी है जो कि टाइम टाइम पर अपने टैक्स देता है, लीगल चैनल्स का यूज करता है जब उसने प्रोटेस्ट करने हो, और इलेक्शन पे टाइम पे जाके वोट करता है, और जो भी वो काम करता है वो सारा विद इन द लॉ होता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो है वो सिविल सोसाइटी में आएगा। अब पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या आएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन नीरा छंदोके जो है वो चैटर्जी की जो सिविल सोसाइटी है और पॉलिटिकल सोसाइटी है उसके लिए कोट देती हैं। वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी इज टेक्स्ट बुक लाइक व्हाइल पॉलिटिकल सोसाइटी शोज रियल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो कोट है वो आपने ध्यान में रखना है, और कौन इसका ऑथर है, किसने ये दिया है, वो भी आपने ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल सोसाइटी में वो बात करते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी में आते हैं पुअर, स्लम ड्वेलर्स, रूरल पॉपुलेशंस एंड इनफॉर्मल वर्कर्स, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कोई लेबरर्स होते हैं, वो सारे किसमें आ जाएंगे? पॉलिटिकल सोसाइटी में। इन लोगों के पास यूजुअली जो है वो फॉर्मल लीगल राइट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, और स्टेट क्या है, इनको फुल सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं करती है, लेकिन ये स्टेट के साथ नेगोशिएशंस करते हैं, टेम्पररी इनफॉर्मल नेगोशिएशन, मतलब ये स्टेट के साथ नेगोशिएशन करते हैं किसके द्वारा? टेम्पररी और फॉर्मल अरेंजमेंट्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अपना ही कोई ये ग्रुप बना लेंगे, उसके थ्रू सरकार से डिमांड्स करेंगे। दे डोंट ऑलवेज फॉलो लॉ, ठीक है, बट स्टिल इंगेज इन पॉलिटिक्स। किससे? क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल वेज से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रीट वेंडर है हु सेट अप स्टॉल्स ऑन पब्लिक लैंड विदाउट परमिशन, ठीक है, एंड दे डोंट पे टैक्सेस but form associations to negotiate with police and local officials for survival and protection। तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स, माइग्रेंट लेबरर्स किस में आएंगे? वो आएंगे पॉलिटिकल सोसाइटी में। तो पार्था चैटर्जी जी का कहना था कि जो रियल पॉलिटिक्स है भारत में वो मोस्टली पॉलिटिकल सोसाइटी में होती है, ना कि सिविल सोसाइटी में। जो सिविल सोसाइटी होती है वो फॉलो करती है रूल्स को, पॉलिटिकल सोसाइटी चैलेंजेस एंड नेगोशिएट्स विद द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को चैलेंज कौन करता है और उसके साथ नेगोशिएट कौन करता है? वो करता है पॉलिटिकल सोसाइटी। तो ये हमें चीज दिखाती क्या है? दिखाती है कि कैसे पुअर और मार्जिनलाइज्ड पीपल भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी बिना फुल लीगल राइट्स के।
तो आई होप कि आप पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सिविल सोसाइटी में थोड़े सिविलाइज्ड लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू पार्था चैटर्जी, जो कि एलिट्स होंगे, लीगल चैनल्स फॉलो करेंगे, एंड जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसमें स्ट्रीट वेंडर्स, माइग्रेंट लेबरर्स जैसे लोग आएंगे जिनके पास फुल सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे, फुल लीगल राइट्स भी नहीं होते हैं, वो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, स्टिल वो डेमोक्रेसी में बहुत क्रिएटिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके अनुसार क्या होता है कि जो आपका बेसिकली पॉलिटिक्स है, रियल पॉलिटिक्स है इंडिया में, वो पॉलिटिकल सोसाइटी में लाया करती है, ना कि सिविल सोसाइटी में। इंपॉर्टेंट बुक्स जो पार्था चैटर्जी की है वो आपकी स्क्रीन पर है। 1986 में नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड, देन 1993 में नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। आपने ये याद रखना है, ऊपर और नीचे दोनों के जो है वो टाइटल सेम ही ऑलमोस्ट, बट एक का सब टाइटल उसको अलग करता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स 1993 में लिखा, द प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में, अ पॉसिबल इंडिया 1997 में, अ प्रिंसली इम्पोस्टर, द स्ट्रेंज एंड यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ कुमार ऑफ भावल 2003 में, द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न 2004 में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका सब टाइटल क्या, तो सब टाइटल भी यूजुअली आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एम्पायर एंड नेशन 2010 में, लाइनेज ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टडीज इन पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी 2011 में, द ब्लैक होल ऑफ एम्पायर 2012 में। मैंने कोशिश करा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक्स में इनकी कवर करवा पाऊं ताकि आपको क्रोनोलॉजी से याद रहे। डेरिवेटिव नेशनलिज्म का उनका एक आइडिया था जो कि उन्होंने दिया है, नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स 1993 एंड नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड 1986 में, ठीक है। तो इसमें पार्था चैटर्जी ने जो है वो यूज करी है एक टर्म डेरिवेटिव नेशनलिज्म, जो कि उन्होंने जिसको उन्होंने यूज किया है ये दिखाने के लिए कि हाउ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन कोलोनाइज्ड कंट्रीज लाइक इंडिया ऑफन बोरोड और कॉपीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। अब क्या है मेन आइडिया, क्या है मेन आइडिया? ये है कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है वो डेवलप करता है, क्या मतलब वो डेवलप होता है मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ, लाइक कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, साइंस, स्टेट पावर, ठीक है। हम जब यूरोपियन नेशनलिज्म का इवोल्यूशन भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी ये सब चीजें आई, साइंस आई, इनलाइटनमेंट आया वहां पे, तो वैसे ही धीरे धीरे आगे चल के जो है वो यूरोपियन नेशनलिज्म भी वहां पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जिन कंट्रीज को इन्होंने कोलोनाइज करके रखा वहां पर इन्होंने सेम यूरोपियन मॉडल्स यूज करे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, जब हम आजाद भी हो गए तो हमने उन्हीं के बोरोड वो जो आइडियाज थे उनको हमने अपने देश में लगाया। इसलिए ये लोग कहते हैं कि जो हमारा नेशनलिज्म है वो फुली ओरिजिनल नहीं है, बट डिराइव किया गया है कहां से, यूरोप से। इसीलिए क्या है, ये डेरिवेटिव नेशनलिज्म है। और ऐसा नहीं है कि पार्था चैटर्जी इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, जो हमारा नेशनलिज्म का आइडिया है, जो हमारे बाकी भी आइडियाज हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कॉलोनियल छाप है और हमने वो कॉलोनियल अपने रूलर से ही जो है वो थोड़ा बहुत कॉपी किया हुआ है। लेकिन पार्था चैटर्जी कहते हैं कि हाउ इंडियन नेशनलिज्म वाज डिफरेंट। वो कैसे कि इंडिया ने जस्ट जो है वो कॉपी नहीं किया है वेस्ट के नेशनलिज्म को पूरी की पूरी तरह, बट उन्होंने एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म खुद भी क्रिएट किया है। कैसे? हमने अपना इंडियन कल्चर, अपनी स्पिरिचुअलिटी को हमने प्रिजर्व करके रखा, एक सेपरेट, एक सॉवरेन डोमेन की तरह, जहां पर ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल रूलर्स जो थे वो उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, ठीक है। इसी के बेसिस पर हमने एक आइडेंटिटी बिल्ड करी जो मॉडर्न तो थी बट स्टिल रूटेड थी अपने इंडियन ट्रेडिशन एंड वैल्यूज में। बेसिकली हमारा जो नेशनलिज्म है या जो हमारे बाकी के आइडियाज हैं वो पूरी की पूरी तरह वेस्ट की कॉपीज नहीं है। हमारा एक अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना डोमेन, अपना कल्चर है जिसको हमने ऐसे प्रिजर्व करके रखा जिस पर ब्रिटिशर्स का कोई हाथ नहीं था, और हमने अपने उस कल्चर और अपनी उन वैल्यूज को यूज करके अपना जो आइडिया बनाया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई जो कि न्यू थी, जो कि टोटली उनकी कॉपी नहीं थी, ठीक है। अब पार्था चैटर्जी इसके बाद कॉन्सेप्ट देते हैं 3 स्टेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट थॉट, जिसमें वो बात करते हैं, ये दिया कहां पे है उन्होंने, फ्रॉम नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड। इसमें वो 3 स्टेजेस की बात करते हैं कि भारत में जो नेशनलिस्ट थॉट है वो 3 स्टेजेस में आया। पहली स्टेज थी मूवमेंट ऑफ डिपार्चर, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजी से। तो जो मूवमेंट ऑफ डिपार्चर था उसमें वो बात करते हैं कि इसमें इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, अर्ली नेशनलिस्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं सुपीरियरिटी
किसकी? वेस्टर्न नॉलेज की, स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। पर वो ये भी मानते हैं कि भारत की एक स्पिरिचुअल, एक कल्चरल ग्रेटनेस है जो कि यूनिक है और सुपीरियर है। इसमें एग्जाम्पल हम देख लेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, जो एडमायर करते हैं वेस्टर्न साइंस, बट वो कहते हैं कि जो इंडिया की स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो डीपर है और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल भी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम? एक बैलेंस देखते हैं मॉडर्न नॉलेज में भी और एक इंडियन आइडेंटिटी में भी। उसके बाद मूवमेंट ऑफ मैन्यूवर होता है, ये सेकंड स्टेज आती है। इसमें नेशनलिस्ट रेजिस्ट करना स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न मॉडर्निटी को, स्पेशली मटेरियलिज्म और इंडस्ट्रियल वैल्यूज। इंडियन अल्टरनेटिव्स वो इसमें देखते हैं ताकि हमारे यहाँ के लोगों को अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए जा सके इस मॉडर्निटी के। इसमें हम महात्मा गांधी जी को देखेंगे जो कि रेजिस्ट करते हैं वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट एंड कैपिटलिज्म, और प्रपोज क्या करते हैं? राम राज्य और भगवत गीता से जो है वो इंस्पायर होकर वहां की चीजों को मानने की बात करते हैं। ऑफर करते हैं एक न्यू पाथ ऑफ सेल्फ रूल जो कि भारत के एथिक्स और डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड होगा। इसमें हम महात्मा गांधी का पंचायत का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, स्वराज, फिर हम बाकी के जो भी उनके कॉन्सेप्ट है उन सबको हम इसमें लड़के देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड आएगा मूवमेंट ऑफ अराइवल। मूवमेंट ऑफ अराइवल में क्या होगा कि इंडियन नेशनलिज्म एक मैच्योरिटी की स्टेज पे आ जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे फोकस शिफ्ट हो जाता है नेशन बिल्डिंग ऑफ द नेशन स्टेट यूजिंग मॉडर्न टूल्स। नेशन बिल्डिंग पे इसमें हम जो है फोकस करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बिलीव करते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट में, सेक्युलरिज्म में, सोशलिज्म में एंड प्लानिंग में। वो एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाना चाहते थे। पर पार्था चैटर्जी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और नेहरू के इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि नेहरू के जो साइंटिफिक मॉडल था क्या उसको पार्था चैटर्जी जो है वो सपोर्ट करते हैं, या फिर जो उनकी नेशन बिल्डिंग के आइडिया थे क्या उसको सपोर्ट करते हैं? तो नहीं, वो इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एलीट ड्रिवन था। ये सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करेगा और इसमें पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोग जो थे वो लेफ्ट आउट थे रियल पावर से। ठीक है, अब हम चौथा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इमेजिन हुज इमेजिन्ड कम्युनिटीज, जो कि दिया है पार्था चैटर्जी ने। ठीक है, एंडरसन एक किताब लिखते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटीज, बेनेडिक्ट एंडरसन। अब आपसे पूछा जाएगा कि इमेजिन्ड कम्युनिटीज किसने लिखी? वो लिखी एंडरसन ने। लेकिन पूछा जाएगा हुज इमेजिन्ड कम्युनिटीज किसने लिखी? तो वो लिखी आपकी पार्था चैटर्जी ने। ठीक है, एंडरसन क्या कहते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटीज में? वो कहते हैं कि जो लार्ज ग्रुप्स है ऑफ पीपल वो फील करते हैं यूनाइटेड एज अ नेशन इवन इफ दे ऑल डोंट नो ईच अदर पर्सनली। वो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि लोग क्या करते हैं, अपनी एक इमेजिन्ड कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप भी भारत में रह रहे हैं, मैं भी भारत में रह रही हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, नहीं जानते। लेकिन हम सब भारतवासियों के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं क्योंकि वो कनेक्शन हमने इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, वैसे ही इमेजिन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ अपने कम्युनिटी को, और वो उस चीज को क्या कहते हैं, इमेजिन्ड कम्युनिटी। लेकिन वो कहते हैं कि नेशनलिज्म का ये एक ऐसा आइडिया है जो कि ओरिजिनेट होता है यूरोप में, और उसके बाद ये मॉड्यूलर यानी कि कॉपी कर लिया जाता है, बोरो कर लिया जाता है बाय द लीडर्स इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इसको पार्था चैटर्जी क्रिटिसाइज करते हैं हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी, जो कि उन्होंने 1991 में लिखी। वो कह रहे हैं कि इफ नेशनलिज्म्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव टू चूज देयर इमेजिन्ड कम्युनिटी फ्रॉम सर्टेन मॉड्यूलर फॉर्म्स ऑलरेडी मेड अवेलेबल बाय यूरोप, व्हाट डू दे हैव लेफ्ट टू इमेजिन? ये कह रहे हैं कि जो नेशनलिज्म है या कुछ भी है जो हमने आपसे ही इमेजिन किया है, अगर सब कुछ जो आपका मॉडल है हमने उसको ही टोटली कॉपी किया है, तो फिर हमारे पास इमेजिन करने को रह भी क्या गया है? हुज इमेजिन्ड कम्युनिटीज। तो इसमें एंडरसन क्या करते हैं, इसमें पार्था चैटर्जी क्या करते हैं, रिजेक्ट्स द आइडिया दैट कोलोनाइज्ड नेशंस ओनली कॉपीड वेस्टर्न नेशनलिज्म। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया। वो रिजेक्ट करते हैं इस चीज को कि हमारी अपनी कोई क्रिएटिविटी या ओरिजिनलिटी नहीं है। वो कहते हैं कि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म जो कि इंडिया या किसी ऐसी कोलोनाइज्ड कंट्रीज में आया, उनका एक अपना ओन डोमेन ऑफ सोवरेनिटी है। कैसे है? हमारा स्पिरिचुअल कल्चरल जो स्पेस था वो प्रोटेक्टेड था कॉलोनियल रूल से, उस पर उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, और इसी के चलते हम लोगों ने अपना एक खुद का नेशन इमेजिन करा है, ना कि टोटली वेस्ट जो है वो कॉपी करा है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया। तो हुज इमेजिन्ड कम्युनिटीज में क्या कहते हैं पार्था चैटर्जी, ये ऊपर वाला कोट है, ये पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर वो एंडरसन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा ही हमने कॉपी किया है तो फिर इमेजिन करने को रह क्या गया हमारे पास? हुज इमेजिन्ड कम्युनिटीज। ठीक है, सॉरी, जो इंपॉर्टेंट कोट्स ऑफ पार्था चैटर्जी
वो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन में दे दिए हैं। आर नेशनलिज्म वॉज अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, ये किसने कहा है? पार्था चैटर्जी ने। इवन आर इमेजिनेशंस मस्ट रिमेन फॉर एवर कॉलोनाइज्ड, ये किसने कहा है? पार्था चैटर्जी ने। द बल्क ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज इज लोकेटेड इन पॉलिटिकल सोसाइटी नॉट सिविल सोसाइटी। देन ये सारे आप नीचे तक कोट्स खुद पढ़ लेंगे, ये सारे किसने दिए हैं? पार्था चैटर्जी ने, ठीक है। ये नीचे सारे पार्ट और नहीं सॉरी और इसके नीचे जो देखिए ये जो सेकंड स्लाइड है मैं इसमें डालना भूल गई हूँ, ये जो लास्ट स्लाइड है ये जो है वो दिए हैं पार्था चैटर्जी के बारे में बाकी थिंकर्स ने, ठीक है। अभी एग्जाम में आपसे यही नहीं पूछा जाएगा कि पार्था चैटर्जी ने क्या कहा, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पार्था चैटर्जी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल वॉइसेस इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एंड साउथ एशियन स्टडीज, ये किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए दीपेश चक्रवर्ती। ये मैंने कुछ एक कोट्स दिए आपको 5-6 मिलाकर टोटल, ये आपने ध्यान में रखने हैं, अपने नोट्स में रखने हैं ताकि आप बाकियों के मुकाबले ज्यादा क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको बाकी के थिंकर्स करवा दूंगी, तो जुड़े रहिए हमारी इस पॉलिटिकल प्रोसेसेस की लेक्चर सीरीज में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आपको जो है वो PDF मिल जाएगा। 50 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाएंगे तो मैं जो है वो ये PDF अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ समरी नोट्स एंड रीड इट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।